नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। स्पर्श हिंदी पाठ्यपुस्तक क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए, कोर्स बी के बच्चों के लिए चैप्टर लेकर आई हूं, तुम कब जाओगे अतिथि। जी हां, शरद जोशी जी की रचना है ये। लेखक शरद जोशी हैं, जिनके घर एक अतिथि आए हैं और वो अतिथि जो हैं वो उनके घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहे, इसलिए लेखक जो है वो तंग आ गए हैं। आप टाइटल से ही समझ जाओगे कि तुम कब जाओगे अतिथि। तो आइए पहले माइंड मैप समझते हैं। सबसे पहले है पाठ परिचय। अब ये जो पाठ है, जैसा कि मैंने आपको बताया, शरद जोशी की व्यंग्यात्मक रचना है और इस पाठ में लेखक ने ऐसे ऐसे गेस्ट को आड़े हाथों लिया है, ऐसे अतिथियों को आड़े हाथों लिया है जो कि बिल्कुल भी तमीज खो देते हैं किसी के घर आकर। जो लोग अपने किसी परिचित के घर बिना कोई सूचना दिए चुपचाप चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते। दूसरा है लेखक परिचय, और लेखक आपको पता ही है, शरद जोशी जी, जिनका जन्म 21 मई 1931 को मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था। और क्योंकि शरद जोशी एक महान व्यंग्यकार हैं, तो इन्होंने हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठित करने में पूरा योगदान दिया है। इनके बहुत सारे उपन्यास है, व्यंग्य नाटक हैं, बहुत सारी इनकी कृतियां हैं। इनकी रचनाओं की भाषा बड़ी सरल है और सहज है। पात्र परिचय। इस पाठ में एक तो अतिथि हैं जो बिन बुलाए और बिना सूचना दिए कहीं आ गए हैं, और कहीं नहीं, वो लेखक के घर आ गए हैं। ठीक है। और इस पाठ में एक तो लेखक हैं और लेखक की फैमिली है, यानी कि लेखक की पत्नी है। अतिथि का हार्दिक स्वागत। अब लेखक ने अतिथि का स्वागत बड़े स्नेह भरी मुस्कान के साथ किया। जब आप पाठ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। अतिथि का परोक्ष रूप से लेखक को पीड़ा पहुंचाना। अब घर आए अतिथि ने अब अतिथि का रूप छोड़कर राक्षस का रूप धारण कर लिया है, तो घर जाने का नाम ही नहीं ले रहा अपने, तो इस कारण अतिथि जो है वो लेखक को पीड़ा पहुंचा रहा है। ठीक है। मन ही मन अतिथि को चेतावनी देना। अब लेखक जो है वो मन ही मन अतिथि को, इस पूरे पाठ में लेखक मन ही मन संबोधित करते जा रहे हैं। आप गद्यांश जब पढ़ेंगे इस पाठ के तो पता चलेगा कि लेखक सीधे डायरेक्टली उसके मुंह पे कुछ नहीं कह रहे, वो मन ही मन अतिथि को ऐसा कहना चाहते हैं। तो यहां भी लेखक मन ही मन अतिथि को चेतावनी देते हैं कि अगर कल भी अतिथि, मतलब कल भी अगर तुम जाने का डिसाइड नहीं करते हो तो फिर तो लेखक की सहन शक्ति जो है वो खत्म हो जाएगी। अतिथि लौट जाए ऐसा सोचना, ऐसा चाहना। अब लेखक चाहता है कि अतिथि जो है वो अपने घर लौट जाए, क्योंकि लेखक पर काफी आर्थिक बोझ जो है वो बढ़ गया, यानी कि उसका खर्चा हो रहा है। लेखक को अपनी आशंका निर्मूल ना लगना। अब लेखक को जो डर है कि यही ना रुक जाए कहीं अतिथि, हम इनका इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, स्वागत किया इतने अच्छे से, तो कहीं यही ना रुक जाए, तो वो क्या चाहते हैं कि अतिथि जो है अब लौट जाए। और अतिथि जो है अपनी रिस्पेक्ट का ध्यान नहीं रख रहा है, लेकिन वो अपनी रिस्पेक्ट को गवाए ना। अतिथि और आतिथ्य के बीच के संबंधों की बोरियत, यानी कि अतिथि के 3 दिनों के रहने के बाद भी जब उसके घर से जाने के संकेत नहीं मिले, तो अतिथि और आतिथ्य के बीच के संबंधों में अब बोरियत सी आ गई, कोई बातें ही नहीं रह गई करने की। सत्कार की उष्मा समाप्त होना, यानी कि अब अतिथि का सत्कार भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि करते करते लेखक जो हैं वो ऊब चुके हैं। शुरू हुआ था सत्कार डिनर से, एंड हो गया खिचड़ी पे। ठीक है। पाठ का प्रतिपाद्य, यानी कि इस पाठ में क्या समझाया गया है कि लेखक भी अभी तक जो है वो सभ्यता का आवरण पहने हुए हैं, चोला पहने हुए हैं, लेकिन अब क्योंकि जो अतिथि है उसने राक्षस का रूप ले लिया है, तो लेखक के सामने एक ही रास्ता बचा कि अब अतिथि को सीधा जाने के लिए वो कह दे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। अब लेखक के घर अतिथि जो आए हैं उनका आज चौथा दिन है और अभी तक अतिथि ने अपने जाने का कोई संकेत नहीं दिया। वो लेखक के घर इस तरह से विराजमान है जैसे उनका अपना ही घर हो। तो इसलिए लेखक उनको याद कैसे दिला रहे हैं कि आज तुम्हें आए हुए 4 दिन हो गए हैं, और ये प्रश्न बार बार, 4 दिन नहीं हो गए, 3 दिन हो गए और आज चौथा दिन है, ये प्रश्न बार बार मेरे मन में आ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो,
यानी कि जिस सोफे पे तुम बैठे हो या जिस जगह तुम बैठे हुए हो वहां पर तुम सिगरेट का धुआं जो है फैला रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। बिना किसी डर के, बिना संकोच के, झिझक के तुम धुआं उड़ाते चले जा रहे हो। उसके ठीक सामने भी देख लो, वहां पर क्या पड़ा है, एक कैलेंडर। देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। यानी कि आज 2 तारीख हो गई, 3 तारीख हो गई। तो लेखक जो है वो कह रहा है कि जब तारीखें जो है बढ़ती चली जाती हैं तो हम भी कैलेंडर जो है वो आगे बढ़ा देते हैं, नवंबर से फिर दिसंबर कर देते हैं। तो तारीखें भी अपनी सीमा में रहकर नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से, अब बच्चों यहां पर बीच बीच में उपसर्ग भी आ रहे हैं, प्रत्यय भी आ रहे हैं, उन्हें ध्यान से सुन लीजिए। जैसे निसंकोच वर्ड है, निसंकोच में निस आपका क्या हो जाएगा, स के नीचे हलंत वाला निस हो जाएगा आपका उपसर्ग, राइट। इस वाले में निस आपका क्या हो गया, उपसर्ग। ये भी मैं आपको साथ साथ बताती चली जाऊंगी। आगमन में आ उपसर्ग हो गया आपका, ठीक है। उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। विगत 2 दिनों से, पिछले 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूं। यानी कि तारीखें में प्रत्यय बताइए कौन सा है, तारीख आपका मूल शब्द हो गया और ए आपका जो है वो प्रत्यय हो गया, ध्यान रखिएगा। ओके, ए चंद्र बिंदु है। पिछले 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूं। मतलब जानबूझ के जो लेखक हैं बार बार कैलेंडर पलट रहे हैं और कह रहे हैं अच्छा आज 2 तारीख हो गई, 3 हो गई। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि ये चौथा दिन है तुम्हारे सतत आतिथ्य का, चौथा भारी दिन। मतलब अगर तुम्हें कैलकुलेशन आती हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आज किसी के घर आए हुए तुम्हें चौथा दिन हो गए और तुम्हारे लगातार हम जो तुम्हारी आओ भगत कर रहे हैं ये हम पे बहुत भारी पड़ रहा है और आज उस भारी दिन का भी चौथा दिन है ये। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। पर मुझे तो कहीं भी ऐसा आसार नहीं लग रहा कि तुम यहां से हिलने वाले हो। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे। यानी कि अंतरिक्ष यात्री भी अगर चांद पे जाते हैं तो ज्यादा देर नहीं रुकते। जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो, यानी कि तुम तो छोटी सी यात्रा करके मेरे घर आए हो, इतनी लंबी दूरी भी तुमने तय नहीं की। तुम अपने एक, यानी कि लेखक के जो अतिथि हैं वो एक छोटी सी यात्रा करके लेखक के घर आए हैं। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। यानी कि तुम मेरे घर आ गए, तुम्हारे जो चरण हैं मैं उन्हें पवित्र मानता हूं क्योंकि अतिथि के चरण पवित्र होते हैं। तो मेरे घर में तुम्हारे चरणों के जो छाप हैं वो बहुत गहरे हो चुके हैं। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया, यानी कि तुमने बहुत गहरा संबंध मेरे साथ बना लिया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली, यानी कि तुमने मेरी आर्थिक स्थिति भी देख ली है कि मैं इतना अच्छा भी नहीं हूं, कमजोर आर्थिक स्थिति भी देख ली। तुम जानते हो कि मेरे घर के हालात ज्यादा अच्छे नहीं है, पैसे की कमी है। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके, यानी कि मिट्टी खोदने का मतलब तुमने मुझे काफी परेशान कर लिया है। अब तुम लौट जाओ अतिथि, यानी कि अब तुम्हारा खर्चा मुझसे झेल नहीं पा रहा, उठाना भी भारी हो रहा है तुम्हारा खर्चा। तो लेखक अपने मन में स्वयं से कह रहे हैं कि अतिथि अब तो चले जाओ, तुम्हारे जाने के लिए ये उच्च समय है, हाई टाइम है। यानी कि अब ये ऐसा समय आ गया है, हाई टाइम आ गया कि अब तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें पुकार नहीं रहे? जिस जगह से तुम आए हो क्या तुम्हारी जमीन तुम्हें बुला नहीं रही है? ओके, उस दिन जब तुम आए थे। अब अगले गद्यांश में अतिथि का हार्दिक स्वागत भी हुआ है और अतिथि द्वारा देखते हैं कि किस तरह भारी, पहले आपने पढ़ लिया अतिथि सत्कार का चौथा भारी दिन, अब आप पढ़ोगे अतिथि का किस तरह हार्दिक स्वागत हुआ है और किस तरह अतिथि द्वारा मर्यादा भंग हुई है। ठीक है, उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से, अज्ञात में अ उपसर्ग है, आशंका में आ उपसर्ग है। ठीक है, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था, यानी कि जाने अनजाने ना मुझे एक डर सताने लगा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। यानी कि लेखक अपने मन में स्वयं से कह रहे हैं कि अतिथि के सामने तो वो बोल नहीं पा रहे कि लेखक ने बजट का अनुमान लगा लिया था। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगा कि अब जो बटुआ है उसके अंदर जो पैसे रखे हुए हैं वो खत्म होने वाले हैं। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट, मुस्कुराहट में प्रत्यय है आपका आहट।
ठीक है, मुस्कुरा आपका मूल शब्द हो गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था, लेकिन प्यार भरी मुस्कान के साथ मैंने तुम्हें गले लगाया था। और मेरी पत्नी ने बड़े रिस्पेक्ट के साथ, बड़े आदर के साथ क्या किया, तुम्हें नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, यानी कि तुम्हारे रिस्पेक्ट में हे अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। यानी कि हमने अपना दिल खोलकर तुम्हारा स्वागत किया। रात के भोजन को हमने एक हाई मिडिल क्लास का डिनर बना दिया था, ताकि हमारी मेहमान नवाजी में तुम्हें कोई कमी ना लगे। हमने रात के भोजन को क्या बना दिया, एक अच्छा खासा डिनर। तुम्हें स्मरण होगा, यानी कि तुम्हें याद होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। मतलब हम कॉमनली अपने घर में रात को दाल बना लेते हैं, है ना, खाना अगर खाना हो जाए एक ज्यादा से ज्यादा सूखी सब्जी, है ना, नहीं तो फिर दही के साथ खा लेंगे, लेकिन मीठा तो रोज नहीं बनेगा किसी के घर। लेकिन जब कोई हमारे घर गेस्ट आता है तो हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखाते हैं उसे खुश करने के लिए। तो हमें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और इस सारे लगन के मूल में एक आशा थी। ये सारा जो जोश हमने तुम्हें दिखाया था तुम्हारी रिस्पेक्ट में, एक ही उम्मीद के साथ कि आज रात को तुम यहाँ रुकोगे और अगले सुबह तुम चले जाओगे। दूसरे दिन इस उम्मीद में कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे, कि हमने तुम्हारा इतना अच्छा स्वागत किया और तुम उस छाप को अपने दिल पर अंकित किए हुए वापस चले जाओगे। पर तुमने ऐसा नहीं किया। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, हम कहेंगे कि रुक जाइए ना एक दिन और, मगर तुम नहीं मानोगे। लेकिन तुम कहोगे कि नहीं नहीं आज तो जाना ही है, एक अच्छे अतिथि की तरह तुम चले भी जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे, यानी कि तुम अतिथि वाली मुस्कान लेकर हमारे घर पे ही पड़े रहे, गए ही नहीं। हमने अपनी पीड़ा पी ली, जो दुख हुआ हमें हमने सहन कर लिया और प्रसन्न बने रहे। लेकिन तुम्हारे सामने हमने ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं किया, खुश बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, यानी कि तुम्हारी रिस्पेक्ट में हम जो कुछ कर सकते थे उस रात हमने कर दिया, इस उम्मीद में कि कल तुम चले जाओगे। उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की, यानी कि एक अच्छा खासा डिनर करवाने के बाद अब हमने तुम्हारे लिए एक लंच अच्छा प्रिपेयर किया और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया और रात को तुम्हें पिक्चर दिखाने के लिए भी हम ले गए। हमारे सत्कार का ये आखिरी छोर है, यानी कि अब ये आखिरी किनारा है हमारी रिस्पेक्ट का। ओके, और लेखक की रिस्पेक्ट करने का ये आखिरी छोर था, जिससे आगे लेखक कभी किसी के लिए नहीं बढ़े थे। मतलब इतना ज्यादा रिस्पेक्ट किसी को नहीं दिया। इसके तुरंत बाद भाव भीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। अब लेखक सोच रहे हैं कि अब सिनेमा दिखा दिया है, घर जाएगा तो पैकिंग करेगा अतिथि, और अब जल्दी ही वो क्या करेगा, विदा हो जाएगा हमसे विदाई लेकर। जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। यानी कि अब लेखक इस इंतजार में थे कि अतिथि विदा होगा, हम उसे रोकेंगे, लेखक उसे स्टेशन तक छोड़ने जाएगा, पर अतिथि ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो लेखक के घर पे ही रहा। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? पहले हमने चौथा बारी दिन पढ़ लिया, हार्दिक स्वागत पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो सौहार्द का वातावरण है वो बोरियत में बदल गया है, यानी कि जो प्रेम के भाव हैं वो धीरे धीरे किस में बदल गए हैं, बोरियत में। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूं। अब लेखक अपने मन में अतिथि से कहते हैं कि उस दिन जब वो आया था तो लेखक का हृदय ना जाने क्यों डर गया था। ठीक है, फिर लेखक अपने मन में अतिथि से कह रहे हैं कि तीसरे दिन की सुबह हो गई है और अतिथि ने लेखक से अभी तक जाने के लिए नहीं कहा, लेकिन इसके बदले में क्या कह दिया कि वो धोबी को कपड़े देना चाहता है। अब लेखक के लिए ये सुनना तो अनसोचे प्रहार की तरह था, यानी कि ऐसी चोट किसी ने नहीं पहुंचाई थी, और इसकी चोट जो थी वो लेखक के दिल पर सीधी क्या कर गई, एक चोट कर गई, यानी कि ये चोट मार्मिक थी। और मार्मिक में बताइए फटाफट से, इसमें प्रत्यय क्या है, इक। ओके, मर्म आपका क्या रहेगा, मर्म आपका रहेगा मूल शब्द, इक आपका प्रत्यय हो गया। अब लेखक जो हैं इस चोट से उबर नहीं पा रहे हैं। अब क्या हुआ, तुम्हारे समीप्य की वेला एकाएक यो रबड़ की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान नहीं था। लेखक सोच रहे हैं ये जो तुमने चोट मुझे पहुंचाई है ना, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी नजदीकी, यानी कि तुम्हारे पास
तुम्हारे समीप जाने की जो घड़ी है वो एकाएक ऐसे रबड़ की तरह खिंचती चली जाएगी। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, पहली बार ऐसा लगा, क्योंकि हमारे देश में तो अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव की रीत चली आ रही है, लेकिन पहली बार लेखक को आज ऐसा लगा कि अतिथि हमेशा क्या नहीं होता, देवता नहीं होता है, वो कभी कभी राक्षस का रूप ले लेता है। वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। अब लेखक ने कहा कि किसी लॉन्ड्री पे दे देते हैं। अब लेखक ने तो इस उम्मीद में सोचा कि लॉन्ड्री पे कपड़े जल्दी धुल के आ जाएंगे और ये पैकिंग करेगा और चल देगा। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है तो कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। औपचारिक में बताइए फटाफट से, मूल शब्द है उपचार और इक आपका हो गया प्रत्यय, ठीक है। अब लेखक ने फटाफट से बनियान के ऊपर ही कुर्ता पहना कि फटाफट चलते हैं, लॉन्ड्री में कपड़े धुलेंगे, आ भी जाएंगे और ये पैकिंग करके निकल भी लेगा। कहां जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। अब इतनी देर में पत्नी आ गई। पत्नी ने पूछा कहां जा रहे हो भाई। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। यानी कि आज से कुछ साल पहले जब वो अपनी पत्नी से मिले थे तो अपने अकेलेपन की यात्रा यहीं पर खत्म हो गई थी। उनकी बड़ी बड़ी आंखों पर वो फ्लैट हो गए थे लेखक, और उन्होंने क्या किया था, अब बिस्तर खोल देने का मतलब कि अब उन्होंने घर बसाने की सोच ली थी, ठीक है। पर अब जब वो आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है, लेकिन अब बड़ी बड़ी आंखें होने का मतलब है कि कोई डर सता रहा है। वो इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिन ठहरेगा। अब जो आंखें पत्नी ने दिखाई थी वो बड़ी डर की वजह से थी कि अतिथि जो है वो और दिन यहां पर रुकने वाला है। और आशंका निर्मूल नहीं थी, अतिथि तुम जा नहीं रहे। यानी कि अब ये जो डर सता रहा था लेखक को, अब ये जो डर था ये ऐसा डर भी नहीं था कि जिसका कोई आधार ना हो, क्योंकि 2 दिन तक लेखक द्वारा अच्छी तरह सत्कार भी हुआ है। अतिथि अपने जाने की अपेक्षा लेखक को धोबी को कपड़े देने के लिए कहने लगा, तो लेखक को यह आशंका हुई कि शायद अतिथि अभी नहीं जा रहा। चौथे दिन भी जब नहीं अतिथि गया तो लेखक को अपनी आशंका जो है वो बिल्कुल भी निर्मूल नहीं लगी, बिना वजह के नहीं लगी। आगे देखते हैं। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदल ली जा चुकी और तुम यहीं हो। यानी कि तुम जिस चादर पर सोए हुए थे वो चादर भी सलवटे खा चुकी थी, उसे भी बदल दिया गया है, लेकिन अभी तक अतिथि तुम यहीं पड़े हुए हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। यानी कि पहले दिन तुम आए थे तो तुम्हें देखकर हमें चेहरे पर मुस्कान लाते थे, हम जो हैं तुम्हें देखकर मुस्कान लाते थे, तुमसे बातें करते थे। अब वो मुस्कान भी धीरे धीरे गायब होने लगी है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, यानी कि हम तुमसे बातें कर रहे थे पहले दिन और हंसी मजाक कर रहे थे, और हंसी मजाक के कारण जोर जोर से ठहाके भी लगा रहे थे, वो इस कमरे में आवाजें गूंज रही थी। आकाश में जो गुब्बारे थे उस ठहाके के वो उड़ रहे थे, अब दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। यानी कि हम जितनी बातें करनी थी हमने कर ली, लेकिन अब जो है वो चुप्पी छा गई है। अब अतिथि को देखकर कोई बात भी याद नहीं आ रही, हम इससे क्या बात करें, ठीक है। अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं, यानी कि अब उछलती गेंद को ना तो तुम हिला रहे हो, ना तो तुम बातें कर रहे हो, ना मैं कर रहा हूं। तुम मुझे देख के चले जा रहे हो, मैं तुम्हें देख के चले जा रहा हूं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूं और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। चुपचाप कमरे में बैठे हुए हो, मैं उपन्यास पढ़ता चला जा रहा हूं और तुम भी पन्ने पलटते चले जा रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया, यानी कि बातें भी खत्म हो गई और तुम फिल्मी पत्रिका के चर्चा के विषय भी चुक गए। यानी कि चर्चा जो भी आपस में थोड़ी बहुत किसी चीज पे चर्चा हो रही थी वो विषय भी अब खत्म हो गए हैं। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। यानी कि सारी बातें हो गई। प्रेमिका में प्रत्यय क्या होगा बच्चों? इका। ओके, इका प्रत्यय है प्रेमिका में। अगर कोई आपसे पूछता है तो इका प्रत्यय, प्रेमी आपका मूल शब्द होना चाहिए और इका आपका प्रत्यय होना चाहिए। और अब एक चुप्पी छा गई, सारी बातें खत्म हो गई हैं। अब क्या हो गया है, अब हम दोनों के बीच में चुप्पी ने जगह ले ली है।
सौहार्द अब शनय शनय बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। प्यार भी धीरे धीरे बोरियत बनता चला जा रहा है, यानी कि हम बोर हो गए हैं तुम्हें देख देख कर। भावनाएं गालियों का रूप ग्रहण कर रही हैं। लेखक कह रहा है कि अब जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्रेम की भावनाएं थी वो गालियों का रूप लेने लग पड़ी हैं। ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हें गालियां दूं पर तुम जा ही नहीं दे। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व तो यहां चिपक गया है, यानी कि पता नहीं ऐसी कौन सी गोंद है, ऐसी कौन सी गम लगा ली है तुमने जो हमें दिखाई नहीं दे रही, और तुम यो है जहां चिपक गए हो हमारे घर आकर। मैं इस भेद को सब परिवार नहीं समझ पा रहा हूं, और इस रहस्य को मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तुम्हें यहां इतना अच्छा क्यों लग रहा है, तुम जा क्यों नहीं रहे। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है तुम कब जाओगे अतिथि, और बार बार मेरे मन में एक ही बात आ रही है कि तुम कब जाओगे। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था कब तक टिकेंगे ये, यानी कि कब तक रुकेंगे। मैंने कंधे उचका दिए, जैसे हम बात करते कहते हैं मुझे नहीं पता, क्या कह सकता हूं, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूं, हल्की रहेगी। तो अब लेखक की पत्नी भी ऊब गई है पकवान बनाते हुए। वो कह रही आज तो खिचड़ी पे ले आ रही हूं मैं। शुरू हुआ था उच्च मध्यम वर्ग के डिनर से, अब खत्म हो रहा है किस पे, खिचड़ी पे। अभी रुको, अभी खिचड़ी पे एंड नहीं हो, उपवास भी रखना पड़ जाए क्या पता। बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, यानी कि अब धीरे धीरे सत्कार जो रिस्पेक्ट देनी थी वो भी खत्म होता चला जा रहा था। अतिथि का सत्कार जो था वो अब अतिथि का सत्कार आतिथ्य यानी कि लेखक नहीं कर पा रहे थे उनको। क्यों? क्योंकि लेखक और उनका परिवार जो था वो निराश हो गया था उनके ज्यादा देर यहां रुकने से। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए, यानी कि सत्कार डिनर से शुरू हुआ, खिचड़ी पे आ पहुंचा। सत्कार की उष्मा समाप्त हो गई। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। अभी भी अगर बिस्तर नहीं लपेटा तुमने, उसे गोल नहीं बनाया, तो हम उपवास रख लेंगे। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। संक्रमण यानी कि एक बीमारी के दौर से गुजर रहे हैं। संक्रमण क्या होता है? जो एक से दूसरे को लगता है। अब संबंधों का संक्रमण यानी कि शहरी जीवन में संबंधों की जो चमक है वो फीकी पड़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि अतिथि देवो भव की जो संस्कृति है वो अतिथि के एक दिन से ज्यादा ठहरने पर अतिथि राक्षस भव में बदल जाती है। तुम्हें यहां अच्छा लग रहा है, तुम्हारे जाने का ये चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। यानी कि अब वो सीमा आ चुकी है कि तुम्हें जाना चाहिए यहां से। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूं दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। तो लेखक मन ही मन अपने आप से कह रहे हैं, लेकिन कहना चाह रहे हैं किसको? अतिथि को, कि तुम्हें हमारे घर में बड़ा अच्छा लग रहा है ना। ये बात तो मुझे पता है, क्योंकि दूसरों के घर में रहना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बैठे बैठे सारा खाना परोसा जाता है, कपड़े भी धुल जाते हैं। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं, यानी कि अपने घर की इंपॉर्टेंस इसीलिए बताई जाती है। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। यानी कि लेखक यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि लेखक है और उसका परिवार है जो मानसिक कलेश में जी रहा था और खुशहाल घर था पहले, उसे स्वीट होम कहा है। लेकिन लेखक के घर से जब से ये अतिथि आया है और अतिथि 4 दिनों से उनके घर का बजट बिगाड़ रहा है, जाने का नाम नहीं ले रहा, तो अब लेखक किसी दबाव में कहता है कि किसी को अधिकार नहीं वो किसी परिवार के खुशनुमा वातावरण को हानि पहुंचाएं। तुम्हें यह अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है। ये भी तो सोचो कि अभी तक मैं तुम्हें शराफत दिखा रहा हूं, गेट आउट नहीं कहा। गेट आउट भी एक वाक्य जो बोला जा सकता है। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वो तुम्हारे यहां आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। अपने खर्राटों से तुमने हमें तंग कर लिया, अब एक और रात हम जो है वो सहन कर लेंगे, लेकिन कल सुबह की जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वो हम ऐसा सोच रहे हैं कि तुम्हारे आने के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। तुम्हें यहाँ आए हुए 5 दिन हो जाएंगे। आशा है वो किरण तुम्हें चूमे और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे, यानी कि घर लौटने का डिसीजन ले लोगे। सम्मानपूर्ण, सम्मान में कौन सा उपसर्ग है? सम। ओके, परिचित में इत प्रत्यय है, परिचय आपका मूल शब्द है। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। अब लेखक क्या बताना चाह रहे हैं कि लेखक के घर अतिथि 4 दिनों से टिके। अब लेखक ना केवल आर्थिक दबाव से गुजर रहा है बल्कि मानसिक दबाव से भी गुजर रहा है। वो सोच रहा है कि अगर अतिथि 5वें दिन भी उसके यहाँ रुका तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब वो मेहमान नवाजी क्या होती है बिल्कुल भूल जाएगा। पर आप मेरे अतिथि, मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है,
सॉरी, मेरी सहनशीलता की वो अंतिम सुबह होगी, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा, यानी कि अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब मेरे से क्या हो जाए मुझे खुद नहीं पता। मेरे अतिथि, मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ साथ नहीं रहते, क्योंकि लेखक जिस शहरी वातावरण में रह रहा है उसका दबाव इतना ज्यादा है कि अतिथि का एक दिन से अधिक घर में रुकना कई तरह की परेशानियां पैदा कर रहा है। और इसी दबाव के कारण लेखक मानता है कि देवता अर्थात अतिथि और मानव अर्थात लेखक अधिक समय तक एक दूसरे के निकट रहे तो वो एक दूसरे के प्रति जो भी रिस्पेक्ट है वो खो देंगे। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, यानी कि जो भगवान होते हैं, देवता मतलब भगवान, वो दर्शन देते हैं, थोड़ी देर अपने भक्त की भक्ति देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं, लौट जाते हैं। तुम लौट जाओ अतिथि, अब तुम भी तो लौट जाओ, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। देवत्व यहाँ पर तो जो है वो प्रत्यय है, ठीक है। सुरक्षित में सुरक्षा आपका मूल शब्द है, इत आपका प्रत्यय है, ठीक है। ये रहा इत आपका प्रत्यय। ये मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ, यानी कि लेखक कह रहा है अगर मैं अपनी पे अब उतर गया, बदतमीजी पे उतर गया, इससे पहले कि तुम जो हो अपना देवत्व कायम रखो और लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? फिर लेखक ने बोला कि अतिथि तुम कब जाओगे, यानी कि यहां पर लेखक अब बिल्कुल तंग आ चुका है। बार बार लेखक ने अतिथि को जाने के संकेत दिए, लेकिन अतिथि जो है हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो लेखक ने अतिथि को शीघ्र घर वापस जाने के बहुत सारे संकेत दिए, लेकिन अब लास्ट में लेखक ने भी सभ्यता का आवरण उतार दिया है। अब वो सीधे मुंह कहना चाह रहा है कि अतिथि चुपचाप अपने घर चले जाओ। तो कैसा लगा आपको ये पाठ? आई होप ये चैप्टर समझाने में आपकी अध्यापिका सफल रही हो। ये चैप्टर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ये है आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके सामने। अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पे रह रहा है? तो आपको पता चल ही गया है, 4 दिनों से। कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं, बड़ी नम्रता से। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया? सादा नमस्ते करके और बड़ी ही मुस्कुराहट के साथ। दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई थी? लंच की। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा कि वो अपने कपड़े धोबी को देना चाहता है? सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ? भोजन डिनर से कहां पहुंच गया? खिचड़ी पे। लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था? पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। पहला है, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया, क्योंकि लेखक जो है वो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, मिडिल क्लास, जिसकी आय लिमिटेड है। और बटुआ कांपने का अर्थ है कि लेखक की आर्थिक स्थिति पे चोट करना। शहरों में किसी मेहमान का आना मासिक बजट पे दबाव डालता है, अतः मेहमान के आने से लेखक को महसूस होने लगा कि उस पर आर्थिक दबाव जो है वो बढ़ने वाला है, इसलिए वो घबरा गया। अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। अब ज्यादा देर रुकेगा तो अतिथि देवो भव नहीं रह जाएगा, वो अतिथि राक्षस भव बन जाएगा, ठीक है। लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें, यानी कि खुशहाल घर को स्वीट होम ही बना रहने दे, और इसके लिए थोड़े दिन ही रुकें। आप भी छुट्टियों में इधर उधर मत निकल जाइएगा, ज्यादा देर मत रुकिएगा किसी के यहाँ, क्योंकि आप भी तो किसी के घर एक अतिथि बन के जा रहे हो। तो प्लीज आप भी अपनी गरिमा बनाए रखिएगा और फटाफट से लौट आइएगा, क्योंकि आपको पढ़ना है, आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, ओके। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। इन कथनों की व्याख्या जो है वो आपको करके दे दी है यहाँ पर, आप ये पढ़ सकते हैं। अपनी कॉपी पे नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतिथि द्वारा लेखक पर किया गया कौन सा आघात, कौन सी चोट मार्मिक थी और कौन सा आघात अप्रत्याशित था? अप्रत्याशा क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित में मूल शब्द और इत आपका प्रत्यय, ठीक है। तो 2 दिन ठहरने के बाद तीसरे दिन जब अतिथि ने कपड़े धोने को कह दिया तो ये जो चोट लगी थी ये तो बड़ी ही मार्मिक चोट थी, ओके। इसका लेखक पर बहुत ही प्रभाव पड़ा था। अब लेखक को अतिथि ना लगकर वो राक्षस लगने लग पड़ा था। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? विस्तार से लिखिए। और नेक्स्ट, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए? ये आपकी एक्सरसाइज के भाषा अध्ययन के क्वेश्चन है बच्चों। आगे डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, 2-2 पर्यायवाची लिखने थे तो वो 2-2 पर्यायवाची दे दिए गए हैं, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं।
नकारात्मक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, भविष्यत काल में बदलना है, स्थान सूचक प्रश्नवाची या नकारात्मक, तो ये आपको निर्देशानुसार परिवर्तित कर कर दे दिए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े, हॉट्स के क्वेश्चन भी देखेंगे हम आगे। ओके, ये आप उत्तर ध्यानपूर्वक देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, पर प्लीज अपनी क्लास के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोर्स भी मैं पहली बार अपलोड कर रही हूँ चैनल पर। दुख का अधिकार चैप्टर अपलोड हुआ है, अब ये चैप्टर अपलोड किया है। आप अपनी क्लास की प्लेलिस्ट का लिंक भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आगे देखते हैं, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? ये थर्ड क्वेश्चन भी है आपका, और थर्ड क्वेश्चन के आंसर भी आपको यहां दे दिए हैं। चुकना क्रिया के विभिन्न प्रयोगों को ध्यान से देखिए और वाक्य संरचना को समझिए। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके, यानी कि यहां पर भूतकाल की क्रियाओं के वाक्य दिए गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, वाक्य संरचनाओं में तुम के प्रयोग पर ध्यान देना है। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो, तुम यहां पर सर्वनाम है, तुम्हें देखकर सर्वनाम है, तो तुम के बहुत सारे प्रयोग यहां पर दिए गए हैं, लेकिन वो सर्वनाम ही है। ठीक है, नेक्स्ट, तो अब ये प्रश्न है विस्तार से लिखने के लिए। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आया? अब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक की जो मुस्कान थी ना, वो धीरे धीरे गायब होने लग पड़ी थी, फीकी पड़ने लग पड़ी थी। तो लेखक और अतिथि के बीच लगने वाले जो ठहाके थे वो भी कम हो गए थे। जो गुब्बारे उड़ रहे थे कमरे में, अब आकाश में उड़ते भी दिखाई नहीं दे रहे थे। बातचीत की गेंद भी उछलनी बंद हो गई थी। तो आप अपने शब्दों को अपना रूप दे सकते हैं। शब्दों का लेन देन कम हो गया था। बोरियत, जो सौहार्दता थी, जो प्रेम था, उसने बोरियत का रूप ले लिया था। नेक्स्ट, योग्यता विस्तार के प्रश्न भी आपको आगे दिए गए हैं, उन्हें भी ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और अपनी उत्तर पुस्तिका पर नोट कर लीजिए। ये तो आपकी बुक में दिए हुए हैं। अतिथि देवो भव उक्ति की व्याख्या करनी है और आधुनिक युग के संदर्भ में इसका आकलन करना है। तो आजकल लोग जो हैं वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, केंद्रित, इसलिए अतिथि के आने पर उन्हें अपने संसाधनों में साझेदारी करनी पड़ती है, यानी कि अपनी चीजें बांटनी पड़ती हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा सभी की अपनी योजनाएं, अपनी प्लानिंग होती हैं कि मैं ऐसे काम करूंगा, कार्यक्रम होता है, लेकिन अतिथि के कारण वो सारा बिगड़ जाता है। विद्यार्थी अपने घर आए अतिथियों के सत्कार का अनुभव कक्षा में सुनाएं, तो आप अपनी टीचर को सुनाइएगा। अतिथि के अपेक्षा से अधिक रुक जाने पर लेखक की क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुई, उन्हें क्रम से छांट कर लिखना है। तो ये भी आंसर आपको दे दिया गया है। एक दिन बीत जाने के बाद दूसरे दिन लगा अतिथि और नहीं झेला जाएगा। तीसरे दिन तो अतिथि ने ही राक्षस का रूप ले लिया। चौथे दिन लेखक की हंसी गायब हो गई, ठहाके की तो सोचना ही क्या, आपस में बातचीत भी बंद हो गई और डिनर में खिचड़ी खानी पड़ी। तब लेखक के मन में विचार आया, अब इसे मैं जल्दी से गेट आउट कह दूं। तो यहां पर हो गया आपका चैप्टर फिनिश। जल्दी मिलते हैं इसी चैप्टर के क्या लेकर, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।